सहसा पम्मी बोली, नहीं, हम लोग मित्र हैं। और कपूर, तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूर, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। हम पढ़ रहे हैं धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके कुछ पार्ट मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। अभी जो मैंने लास्ट लाइन पढ़ी वह पिछले भाग की थी। आगे शुरू कर रही हूँ मैं इसके आगे की कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चंदर चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबने लगा, जैसे एक विहक शिशु घबराकर अपनी नीड़ के लिए तड़प उठता है। वैसे ही इस वक्त वह तड़प रहा था सुधा के पास जाने के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों, यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर देती थी। वह कसकर चादर लपेट लेता था, फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती थी तो उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा खिड़की के बाहर से सुनसान अंधेरे में एक अजब सी आवाज़ें आ रही हैं और नागिन बनकर कोई उसके सांसों में लिपट रहा है। वह परेशान हो उठा। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे सचेत और सजग कर देती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी देखा नहीं था, लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देख बिनती रो रही है और इतना बिलक बिलक कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंदर समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसा सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी ने सांसों का भार है। वह निश्चेत है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खिड़की खुली और सैकड़ों सितारे टूट टूट कर भयंकर तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे पर टकरा टकरा कर चूर हो रहे हैं। एक मर्मांत पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह होती ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठकर तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए। सुधा बोली, कहो कल कैसा खेल देखा। कल तो बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी। चंदर व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसे चंदर के पास खींच लिया, कैसे वो लोग मैकफर्सन झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी, और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेके बस चुपचाप सुनती जा रही थी और अंत में बोली, तुम तो इतने परेशान क्यों हो गए चंदर। उसने तो अच्छी ही बात कही थी। यह तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो या संबंधों में ना आए। उसमें क्या बुराई है। क्या तुम चाहते हो सेक्स आए। कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। तो ठीक है,
तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए, वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदन ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया कि तुम्हें इतना अंतर होना चाहिए, समझ गए? तुम लालची आदमी, चाहते होगे या अंतर भी ना रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों पे मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंदर बोला। सुधा सिर्फ चंदर की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर को देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर को अपने हाथ में ले लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, सुधा, तुम हम पर कभी विश्वास ना हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपना है और तुम में क्या है? वह रे छुई मुई के फूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी तो लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसे दोनों हाथ से झकझोरते हुए कहा। नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हों, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर उठूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास कभी हिल गया तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा या कभी सोच ही नहीं पाता। चंदन ने बड़े कतार स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे को देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करते हुए बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पे चल रही हूँ, बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा भरोसा है। मरते दम तक विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है ना? चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें, और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर काँप गया। आज सुधा को क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर उसने झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो तुम ठीक हो गए, पवित्र हो गए। छू मंतर। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिंदी चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी ले आओ। बिंदी ने सर हिलाया। सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने तुमसे क्यों झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिंती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई, जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए ना? जी हाँ गुरु नानी जी, अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिंती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भीग गई। बिंती ने झुककर एक अंगूठे से उसे पोंछना चाहा। सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके ना रोने लगे। सुन बिंती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आज ये उदास थे। अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रिपोर्ट न कर दें। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद में नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कान से पूछा। कल जाऊंगा, ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज़ का दस्तखत कराना है। चंदर ने कहा, अब मैं निडर हूँ। कहो बिंती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिंती झेप गई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर 1-2 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे, हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुबह सुधा और बिंती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिंती
दोनों ही के इम्तिहान ख़त्म हो गए। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने भी एक दिन उस पर बहस ना की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत, खरबूज देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर उसे चिढ़ाया नहीं। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसका कागज़, स्टडी रूम की मेज़ और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया तो संतोष की सांस लेकर देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है। लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अध पड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ है, औंधा पड़ा है, और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही है। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माँ बदौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्यों में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंदर, सुधा बिगड़कर बोली। तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़ी महत्वपूर्ण है, कहकर सुधा फिर पेन से लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंदर ने किताब खींच ली। ताजिक के इकोनॉमिक्स में की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह ज़रा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते थे कि 84 लाख योनियों में से ये कौन सी योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बाँह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठ, उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआएं। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, तो तुम सच्ची में डॉक्टर बन जाओगे? और क्या? आहा, कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा की पीठ सीधी करते हुए बोला, बड़े परोपकारी डॉक्टर हो डॉक्टर चंदर कपूर। हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिखकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में ज़रूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज़ होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर, बहुत सर चढ़ी हो गई है, ज़रा दबा कर रखो, तुमसे छोटी है कि नहीं। अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस ख़त्म की है? ज़रूर ज़रूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए हुए उछलती हुई स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाती हुई बोली, 10 रुपये पाउंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारी शॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी शॉल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। आपकी जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा ना, तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ों का इंतजाम कर लें। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरानी आएंगी, सुधा बोली। इसी के साथ मैं इस उपन्यास का ये पार्ट यहीं रोक रही हूँ। मिलते हैं आपसे उपन्यास के दूसरे पार्ट में बहुत ही जल्द।
द ओल्ड स्ट्रीट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको अपने मन की कोई बात कहनी है, कहानी का कोई हिस्सा पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे अगले भाग में बहुत ही जल्द।